प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बगैर देरी किए हुए। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों राष्ट्रीय सुरक्षा के परिचय में का अवधारणात्मक ढांचा। इसका हम लोग पढ़ेंगे फेफ भाग फर्स्ट। ठीक है बच्चों, फेफ भाग फर्स्ट। चलिए हम लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमको जहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे अर्थ एवं परिभाषा। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, बाकी इसके पहले के पार्ट में हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, अर्थ एवं परिभाषा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ। अब देखा जाए तो सामान्यतः राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता। ठीक है बच्चों, हालांकि हमने आपको ये पहले ही बताया था, एकता, अखंडता और संप्रभुता ये राष्ट्र के मार्मिक हित होते हैं और प्रथम प्रकार से एक प्रकार से सुरक्षा की प्राथमिकता भी जो है इन्हीं को दी जाती है। सुरक्षा की प्राथमिकता इन्हीं तीनों तत्वों को दी जाती है। ठीक, तो सामान्यतः राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता एवं नागरिकों के जीवन एवं उनकी संपत्ति की रक्षा करना ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। चलिए आगे देखते हैं। उन मूल्यों की रक्षा करना जो पहले से ही अर्जित किए हुए हैं, अर्थात बच्चों नई चीज़ ना प्राप्त कीजिए, लेकिन कम से कम उनकी रक्षा की जाए जो कि हमको पहले से ही मिला हुआ है, जो कि हमारे पास पहले से ही मौजूद है, उसकी रक्षा करना ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। ठीक, अभी इसके पहले जो आपको हम पढ़ाए थे बच्चों, उसमें आपको एक चीज़ बताते थे, राष्ट्र को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे राष्ट्रीय हित कहते हैं और उन्हीं हितों की रक्षा करना ही राष्ट्रीय सुरक्षा कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये हो गई सामान्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, विद्वानों ने इसकी किस प्रकार परिभाषा दी है। चलिए विद्वानों के अनुसार इसकी परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, पहली परिभाषा है जो कि प्रमुख रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है बच्चों, वाल्टर लिपमैन की। सबसे प्रमुख परिभाषा, नंबर 1 की परिभाषा, ठीक है, महत्वपूर्ण परिभाषा, वो है बच्चों वाल्टर लिपमैन की। ठीक, देखिए इन्होंने क्या कहा है, एक राष्ट्र की सुरक्षा तभी समझी जाती है जब तक कि युद्ध निवारण हेतु उसे अपने मार्मिक हितों की बलि ना देनी पड़े। यदि उसे चुनौती दी जाती है तो वह युद्ध के द्वारा भी उन्हें बनाए रखने में समर्थ होता है। अर्थात एक राष्ट्र उसी सीमा तक सुरक्षित है जब तक कि उसे अपने प्राथमिक हितों को, बच्चों वही प्राथमिक और मार्मिक हित, एकता, अखंडता और संप्रभुता। देखिए हमने नीचे लिख भी दिया है, मार्मिक हित कौन कौन से हैं, एकता, अखंडता और संप्रभुता। अर्थात एक राष्ट्र उसी सीमा तक सुरक्षित है जब तक कि हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता को युद्ध के निवारण हेतु जो है इसको कुर्बान न करना पड़े। अर्थात युद्ध के निवारण हेतु अपने मार्मिक हितों की कुर्बानी ना देनी पड़े, और हाँ अगर उसे चैलेंज किया जाता है तो युद्ध करके भी अपने मार्मिक हितों को बनाया रखा जा सके। समझ लीजिए उसी सीमा तक आप सुरक्षित हैं। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब एकता, अखंडता और संप्रभुता ये ऐसे मार्मिक हित हैं, इनके लिए जो है हर राष्ट्र को प्राणों पे खेल जाना चाहिए, क्योंकि अगर इन चीज़ों में अगर एक भी चीज़ अगर खंडित हुआ, एक भी चीज़ अगर समाप्त हुआ तो राष्ट्र की सुरक्षा हर समय खतरे में पड़ी रहेगी और इसके लिए जो है राष्ट्र युद्ध की सीमा तक भी जा सकता है, यानी लड़ाई भी करना पड़े तो भी इसके लिए राष्ट्र लड़ाई कर सकता है। ये है प्राथमिक हित। जैसे बच्चों हम लोगों का प्राथमिक हित क्या होता है, भोजन, वस्त्र और मकान। बाकी जो है अन्य सारे हित बाद में आ जाते हैं, मोटरसाइकिल, कूलर, पंखा, टीवी, ठीक है, एरोप्लेन, ये सब बात की बात है। लेकिन शुरुआती जो है वो है भोजन, वस्त्र और मकान। इसके लिए व्यक्ति जो है हर समय किसी भी सीमा तक जा सकता है।
तो ऐसे ही राष्ट्र के हित, संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए राष्ट्र को अगर युद्ध भी करना पड़े तो जायज है। युद्ध के द्वारा भी उनको बना के रखे। ऐसा नहीं है कि युद्ध नहीं करेंगे भले चारी चली जाए, नहीं, वो तीनों चीजें नहीं जानी चाहिए, एकता, अखंडता और संप्रभुता, भले ही युद्ध करना पड़े। ठीक है बच्चों, ये है वाल्टर लिपमैन के अनुसार। वाल्टर लिपमैन ने जो परिभाषा दी है कि एक राष्ट्र की सुरक्षा तभी समझी जाती है जब तक युद्ध निवारण हेतु उसे अपने मार्मिक हितों की बलिदानी नहीं देनी पड़ती। अगर उनको मार्मिक हितों के लिए अगर चुनौती भी दी जाती है तो युद्ध के द्वारा भी उनको बनाए रखने में सक्षम है, तभी सुरक्षित है। अगर सक्षम नहीं है तो सुरक्षित नहीं है। अब देखिए बच्चों, जॉन ई मरोज दूसरी परिभाषा है, सुरक्षा हानिकारक धमकियों के सापेक्ष स्वतंत्रता का नाम है। बिल्कुल साधारण सी परिभाषा है, सुरक्षा हानिकारक धमकियों के सापेक्ष स्वतंत्रता का नाम है। हालांकि देखा जाए तो परिभाषा बच्चों पूर्ण नहीं है ये। रॉबर्ट मैकनमारा ने क्या कहा है, सुरक्षा ही विकास है और विकास ही सुरक्षा है, अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बच्चों बिल्कुल सही है, सुरक्षा है भले ही आप कितना विकास कर लीजिए। एक आपको हम बता देते हैं बच्चों, जैसे स्थिति है कि सबसे पहले सुरक्षा जरूरी है या विकास, आप बताएं आपके दिमाग में क्या आता है। बच्चों देखिए, सुरक्षा जरूरी है या विकास। आज हमारे यहाँ हमारे देश के नवयुवक अगर देखा जाए तो केवल नौकरी के लिए परेशान है। बच्चों नौकरी बात दूसरी है, सबसे पहले ज़रूरत है हम लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए। क्योंकि आप नौकरी से कितना भी पैसा आप कमा लेंगे, मान के चलिए अपने आप को कितना भी विकसित आप कर लेंगे, लेकिन अगर आप सुरक्षित नहीं हैं तो वो कमाया हुआ पैसा आपसे चोर, उचक्के, लुटेरे, अपहरणकर्ता सब आपसे छीन ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो रॉबर्ट मैकनमारा ने इसीलिए कहा है कि सुरक्षा ही विकास है और विकास ही सुरक्षा है। यानी इस कदर तक आप विकसित अपने आप को रखिए कि जरूरत पड़ने पर आप सुरक्षा भी कर सकिए। ऐसा ना हो कि केवल आप पैसा कमा के रख लीजिए, बाकी आप अपने लिए सुरक्षा का इंतजाम मत कीजिए, ऐसा नहीं। ठीक है बच्चों, यानी एक राष्ट्र अगर विकसित है, विकास कर रहा है, तो अपने स्थान अपने जो है लिए उसको आर्थिक व्यवस्था में संपन्न तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ अपनी सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए। ऐसा ना हो कि विदेशी आक्रमण, देखिए हमारे यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत थी बच्चों। देखिए कम से कम जो है 17 बार आक्रमण करके महमूद गजनवी भारत को लूट ले गया। क्या भारत में धन की कमी थी? भारत में विकास के नाम पर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, गोल्डन बर्ड। ठीक है, गोल्डन बर्ड अर्थात सोने की चिड़िया। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर स्थिति क्या थी हमारे यहाँ? अमीर तो सब लोग थे, हर राजा महाराजा मंदिरों में इतना सारा धन होता था, लेकिन सुरक्षा की स्थिति क्या थी? धन तो बहुत था लेकिन सुरक्षा की स्थिति बच्चों कमजोर थी। इसलिए पहले सुरक्षा जरूरी है, फिर विकास। ठीक, नहीं तो सुरक्षा के अभाव में सारा विकास जो है विदेशी आक्रांता, चोर, उचक्के, लुटेरे जैसे हमने आपको बताया, वो लोग छीन ले जाएंगे। इसलिए सुरक्षा ही विकास भी है और विकास ही सुरक्षा भी है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, चलिए देखिए सुरक्षित राज्य में विकास का क्या प्रभाव होता है बच्चों। कैसे माना जाए कि राज्य सुरक्षित है? सुरक्षित राज्य हमेशा शांति बनी रहेगी, स्थिरता रहेगी और हर तरह से सुरक्षित रहेगा। जैसे हमने आपको बताया ना, सुरक्षा की परिभाषा एकता, अखंडता, संप्रभुता, हर चीज़ें सुरक्षित रहेंगी। इसके अतिरिक्त विकास के अन्य जो व्यापक क्षेत्र हैं, सुरक्षा के जो अन्य जो व्यापक क्षेत्र हैं, जैसे जिसमें सारे मानवीय हित समाहित हैं, वे सभी चीज़ें एक सुरक्षित राज्य में मौजूद रहती हैं। ठीक बच्चों, सुरक्षा की जैसे हमने आपको पढ़ाया, सुरक्षा की व्यापक अवधारणा होती है। किस समय कब सुरक्षा की किसकी ज़रूरत पड़ जाए, किस प्रकार की सुरक्षा की ज़रूरत पड़ जाए, उसको हम किन्हीं एक शब्दों में नहीं कह सकते। ठीक है, तो अर्थात सुरक्षित राज्य वही है जो शांति है, जहाँ पे स्थिरता है और सुरक्षा की प्रत्येक जो है तत्वों का उसके यहाँ समावेश है, सब कुछ उसके यहाँ मौजूद है। ठीक है, आगे देखते हैं रोजगार एवं गरीबी निवारण। सभी को रोजगार मिल रहा है और गरीबी जो है उस राष्ट्र से कोसों दूर है, गरीबी नहीं है, वही राष्ट्र सुरक्षित है। पिछड़ापन, नागरिकों का पिछड़ापन दूर है।
नागरिकों का दूर होगा पिछड़ापन तो राष्ट्र का भी पिछड़ापन दूर होगा। ठीक, चलिए, और कमज़ोर राज्य की स्थिति क्या होती है बच्चों, इसको भी हम देख लेते हैं। एक कमज़ोर राज्य या इसमें विकास की क्या स्थिति होती है, वहाँ पर गरीबी होगी, बेरोजगारी होगी, पिछड़ापन होगा। ठीक है बच्चों। हिंसा एवं अस्थिरता, यानी हर समय वहाँ के नागरिक अस्थिर रहेंगे, राष्ट्र के ऊपर दबाव डालेंगे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास करते रहेंगे। जब देखिए कहीं भी किसी भी प्रकार की मारकाट होने की संभावना हो सकती है, दंगे हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि मारकाट, हिंसा, विद्रोह ये सब बच्चों गरीबी की पहचान है। अमीर लोग कभी जो है हिंसा और अस्थिरता में भरोसा नहीं करते। ये सब जो है गरीबी की पहचान है, क्योंकि गरीब लोग ही ये करते हैं। हाँ, अमीर लोग करा सकते हैं, हमारे राजनेता जो है गरीबों को लड़ा सकते हैं, लेकिन खुद कभी नहीं लड़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, ये कमजोर राज्य के विकास का प्रभाव है। सुरक्षा एवं कमजोर, सुरक्षा व्यवस्था भी वहाँ की कमजोर होती है और संप्रभुता पर खतरा बना रहता है और बड़े राष्ट्रों का हस्तक्षेप होने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब यही है, जो राष्ट्र सुरक्षित नहीं है वो सुरक्षा के लिए अन्य राष्ट्रों पर निर्भर होगा। अब जिस राष्ट्र पर निर्भर होगा वो राष्ट्र जब चाहे अपनी इच्छा से उनसे कार्य करा सकता है, अर्थात उसका दबदबा कमजोर राष्ट्र में बना रहेगा। ठीक है बच्चों, जैसे पाकिस्तान हर समय सुरक्षा के लिए, अपनी ताकत के लिए चाइना और अमेरिका पर डिपेंड रहा है। उसने मदद तो दिया, यही मदद तो देते रहे हैं, वो लोग हथियार देते रहे हैं, लेकिन इसके बदले में वो लोग जो कहते हैं पाकिस्तान को इसको करना पड़ता है। अर्थात संप्रभुता जो है इसकी दांव पर लगी हुई है, अर्थात जो अपनी इच्छा से चाहे वो नहीं कर सकता। जो वो कहेंगे, जिसके ऊपर सुरक्षा के लिए डिपेंड है, जो वो कहेंगे उसको इसे करना पड़ेगा, अर्थात संप्रभुता इसकी सुरक्षित नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है बच्चों कि उस राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होती है जो राष्ट्र दूसरों पे डिपेंड रहता है, और दूसरों पे जो राष्ट्र डिपेंड रहता है उसकी संप्रभुता हर समय खतरे में रहती है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से कोई कार्य कर ही नहीं सकता। अब जैसे पाकिस्तान को ले लीजिए, जैसे हमने आपको उदाहरण में बताया, ये अमेरिका के कहने पे अभी तक चलता है। इस समय इसका पक्का मित्र बना हुआ है चाइना, तो चाइना जो कहेगा वो चीज़ इसको करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना इसकी मदद भी करता है। तो इसलिए इससे अच्छा है कि आप जो है मदद के लिए किसी पे डिपेंड ना ही रहिए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे अवधारणा, राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप लोग आराम से आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए।